नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टेंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हम इन शब्दों का बार बार टेंस के अंदर प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला, जो कि या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनते हैं। इसको हम एस से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? एस से। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिसे हम ओ से लिखेंगे, और ये भी नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जिसके अंदर कोई काम होता है, एक्शन होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना, आना, ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। इसको हम एमवी से लिखेंगे। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, और हेल्पिंग का मतलब है सहायक, सहायक क्रिया। इसको हम एचवी से लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की सहायता करती है। क्या सहायता करती है? फर्स्ट, वो टेंस बनाने में सहायता करती है। सेकंड, वाक्य को नेगेटिव बनाने में हेल्प करती है। वाक्य को नेगेटिव बनाने में हेल्प करती है, और वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करती है, और वाक्य में मूड बताने में भी हेल्पिंग वर्ब है वो मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक मॉडल। फिर वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसे हम वी से लिखेंगे। वर्ब के अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही शामिल होती है। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, जैसे ईट। V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे एट। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 के अंदर ING लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, वर्ब की चौथी फॉर्म बनती है। V5 फॉर्म ऑफ दी वर्ब। V5 का मतलब है फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसे इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, और V1 के साथ में टू लगाने से पहले फिफ्थ फॉर्म बनती है। यानी प्रत्येक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। इसे रूप बोलते हैं हिंदी में। फॉर्म का मतलब होता है रूप। 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V4 और V5 है वो, तो V4 है वो ING लगाने से बन जाएगा V1 के अंदर, और V5 है वो भी V1 के आगे 2 लगाने से बन जाएगा। तो आपको V1, V2, V3 याद रखनी। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी V1, V2 और V3 तीनों ही एक जैसी होती, जैसे CUT कट, CUT कट, CUT कट। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसकी तीनों फॉर्म अलग होती है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर उदाहरण में, ईट, एट, ईटन। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड फॉर्म V2 और V3 सेम होती है, जैसे हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, और वो भी ED लगाने से बनी। तो 90% जो वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो ED लगाने से बनती है, और कुछ वर्ब्स होती हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग होती हैं, वो आपको याद करनी। फिर नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिसे N से लिखेंगे। प्रोनाउन, सर्वनाम, जिसे P से लिखेंगे। फिर प्रत्येक टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होंगे। एफिर्मेटिव, जिसे हम A से लिखेंगे स्वीकारात्मक। नेगेटिव, नकारात्मक, जिसे N से लिखेंगे। इंटरोगेटिव, जिसे I से लिखेंगे प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक IN से लिखेंगे। तो ये प्रत्येक टेंस में आएंगे। तो यहाँ पर हम ये उदाहरण में देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वाक्य। तो एक टेंस का उदाहरण लेके मैं यहाँ पर ये समझाऊंगा आपको, और आपने एक टेंस का उदाहरण है वो अच्छी तरीके से समझ लिया, तो शेष जो टेंस है वो भी आप बना लें। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर V1 या V1 में S या ES लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगेगा। ये याद रखना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और दूसरा वाक्य नेगेटिव होगा,
तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू और डज आएगा। तो केवल ये दो बात याद रखनी है आप, V1 या V1 में एस या एस, डू और डज। डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या काम करेगी, वाक्य को नेगेटिव बनाएगी और इंट्रोगेटिव बनाएगी। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या अर्थ है, स्वीकारात्मक वाक्य, यानी वो वाक्य है वो स्वीकार किया गया है। तो इसकी पहचान क्या होगी, इसमें नहीं आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं आएगा। दूसरा, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा। और तीसरा, प्रश्नवाचक का स्नेह नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना आप, एफर्मेटिव के अंदर क्या होगा, एक तो नहीं आएगा, नकारात्मक शब्द नहीं आएगा, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा, तीसरा प्रश्नवाचक का स्नेह नहीं आएगा। तो वो वाक्य है वो स्वीकारात्मक वाक्य कहलाएगा। जैसे वो एक आम खाता है, तो इसके अंदर नहीं भी नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है, और प्रश्नवाचक का स्नेह भी नहीं। इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसके अंदर नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं। जैसे वह एक आम नहीं खाता है, तो यहाँ पर नहीं आया है, इसका मतलब यह नेगेटिव है। तो जहाँ पर नकारात्मक बात हो, नहीं हो, निषेध किया गया हो काम करने का, तो वो वाक्य नेगेटिव कहलाएगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर कोई प्रश्न पूछा गया है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और प्रश्न है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से कब बनता है, जब वाक्य के शुरुआत में क्या हो, कोई भी हिंदी का वाक्य है और उसकी शुरुआत में आया है क्या, तो उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो शुरुआत में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और दूसरा तरीका है कि उसका जवाब यस या नो में आता है, जिसका जवाब यस या नो में आता है उसे हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाया जाता है, उसका हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाया जाता है। जैसे क्या वह एक आम खाता है, तो शुरुआत में क्या आया है, तो शुरुआत में क्या आता है, तो वो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा, क्या वह एक आम खाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ वह एक आम खाता है, नहीं वह एक आम नहीं खाता है। तो जवाब किस में है, यस या नो में। तो दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको याद रहे वो याद रख लें। या तो शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो क्या हो, और यस या नो में जिसका जवाब आता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और जिसका जवाब यस या नो में नहीं आता है और शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द नहीं हो, बीच में हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या गया, बीच में आ गया, तो बीच में आएगा, उस समय वो WH वर्ड से बनेगा। उस समय आपको क्या के लिए वॉट लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो प्रश्नवाचक की पहचान क्या होगी, एक तो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसके अंदर और दूसरा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है प्रश्नवाचक वाक्य की। फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही, तो वो है प्रश्न भी होगा उसमें, नहीं भी होगा, और साथ में प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा, तो उसको प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस है, वो प्रत्येक टेंस में आएंगे। तो एक टेंस का ये उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूँ और दूसरों का आप समझ लें। तो यहाँ पर इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर V1 या V1 में ऐसा यस लगता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसे वो एक आम खाता है, तो सबसे पहले क्या लेना, सब्जेक्ट, क्योंकि इसका सूत्र होता है SVO। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना, फिर वर्ब लानी और फिर ऑब्जेक्ट लाना। तो सब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, लेकिन वर्ब जरूरी। कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब के बगैर भाई सेंटेंस है वो नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, वो एक आम खाता है, कौन आम खाता है, वह। तो सबसे पहले लिया है ही। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लेना आपको, वर्ब। और वर्ब क्या है, हिंदी में लास्ट में आती है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो यहाँ पर खाता है, और खाता है के लिए क्या आएगी, ईट। क्या आएगी, ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एस। अब सब्जेक्ट एक वचन है तो इसलिए वर्ब में एस लग गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाने से, एस या ईएस लगाने से वर्ब है वो सिंगुलर बनती। क्या बनती है, सिंगुलर। कोई भी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। जैसे ईट थी, अब ईट में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बन गई, नहीं तो ईट क्या है, प्लूरल। और कोई अगर नाउन है उसमें आप एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है BOY, बॉय, इसमें आप एस जोड़ेंगे
तो बॉय सिंगुलर था, बॉय का मतलब होता है लड़का, लेकिन ये अब हो गया बॉयज यानी लड़के, ये प्लूरल हो गया, तो ये ध्यान रखना। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो ये ध्यान रखना। अब ये हो गया ही ईट्स, फिर पीछे क्या रहा, एक आम, तो ए मैंगो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया वह एक आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी लानी है तो ही बनेगा, फिर आपको वर्ब लानी है क्योंकि इसमें सूत्र होता है SVO, तो वर्ब लानी है तो वर्ब क्या आएगी, ईट, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए एस लग गया, ए मैंगो। मैं एक आम खाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे कि वाकई में काम कौन कर रहा है, आम कौन खाता है, तो यहाँ पर मैं, जवाब में क्या आएगा, मैं। कौन, तो हु से जो आप प्रश्न पूछते हो या व्हाट से प्रश्न पूछते हो, तो व्हाट या हु का जवाब है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, फिर खाने का ईट, फिर ए मैंगो। तो यहाँ पर वर्ब में ऐसे यस नहीं लगा क्योंकि आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है, कोई भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको एक बात याद रखना है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लगा दो, वाक्य नेगेटिव बन जाए। तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब था नहीं एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इनके लिए डू और डज है वो निर्धारित किए हुए हैं वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको डू या डज के बाद में नॉट लगा देना, वाक्य नेगेटिव बन जाए। तो यहाँ पर देखिए वो एक आम नहीं खाता है, तो सबसे पहले वह के लिए आ गया ही, फिर नेगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज। अब ही के साथ में क्या आएगा, डज। यहाँ पर भी ही के साथ में जो वर्ब आ रही है उसमें एस या यस लगा था, तो यहाँ पर भी ही के साथ में जो वर्ब आ रही है डू या डज में से आपको सेलेक्ट करना है, तो डज आ जाएगा, ईएस वाला आ जाएगा। फिर डज के बाद में नॉट लगा दिया, फिर आपको मेन वर्ब लानी, काम क्या है, खाना, तो यहाँ पर ईट, फिर पीछे क्या रहा, ए मैंगो। दोबारा यहाँ पर आपको ईट के अंदर एस या यस नहीं लगाना क्योंकि पहले ईएस लग गया। तो नेगेटिव कोई भी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, कोई भी टेंस को, उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद में आपको नॉट लगाना। जैसे इस टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर डू और डज के बाद में लगे, और जो दूसरा टेंस होगा तो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं उनके बाद में नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव बनेगा। और फिर इंट्रोगेटिव, क्या वो एक आम खाता है, तो शुरुआत में क्या आया, क्या, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सा आता है, एक टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, क्या वह एक आम खाता है, तो वह है उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, उसके बाद में सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है, और फिर क्या लाना है, वर्ब, तो ईट अ मैंगो, डज ही ईट अ मैंगो, क्या वह एक आम खाता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब लानी है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है। मेन वर्ब मतलब जिसमें कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, तो ये आ गया ईट। वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो यहाँ पर क्या है वो 20 में आया, तो 20 में जब भी आता है और जिसका जवाब यस या नो में नहीं है तो उसमें आपको WH वर्ड से बना, तो यहाँ पर क्या के लिए क्या आएगा, वॉट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, वॉट के बाद में WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यहाँ पर आ गया डज, फिर सब्जेक्ट लाना है वह, तो ही, फिर खाता है ईट, वॉट डज ही ईट, वह क्या खाता। तो ये इस तरीके से आप WH वर्ड से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड और जोड़ दो, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, इस टेंस में कौन सी मेन वर्ब आ रही, तो यहाँ पर इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, V1 है, मेन वर्ब कौन सी है, V1, तो यहाँ पर सभी पर आपको V1 लिखना है। फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रश्नवाचक और नकारात्मक, तो इसमें WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना, ठीक है। क्या वो एक आम नहीं खाता है, तो शुरुआत में क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनेगा, और सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के लिए आएगा डज, और उसके बाद में ला गया ही, फिर बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा, तो डज ही नॉट, फिर आपको वर्ब लानी ईट अ मैंगो, वह क्या नहीं खाता है। अब यहाँ पर क्या 20 में है, तो ये WH वर्ड से बनेगा, तो यहाँ पर आ गया वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब डज ही नॉट ईट, व्हाट डज ही नॉट ईट, वह क्या नहीं खाता। तो आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हो। फिर आप देख ले V1, V2, V3, V4 और V5, ईट, एट, ईटन, ईटिंग और टू ईट,
इस प्रकार से ये वर्ब होता है। अब आप टेंस को लेते हैं तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर V1 या V1 में एस या ईएस, ये इतना ही याद रखना है। टेंस में आपको क्या रखना है, कोई भी वाक्य बनाते हो एस वी ओ आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी में आएगा, वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल वर्ब याद रखनी है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब आती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब आती है, V1 या V1 में एस या ईएस। और V1 में एस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो या सिंगुलर हो, तो उस समय आपको वर्ब में ऐसा यस लगाना है। और अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तो उस समय आपको V1 ही लगाना, साथ में ऐसा यस नहीं लगाना। दूसरा, अब कोई भी वाक्य नेगेटिव बनाना है तो उस समय आपको मैंने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। लेकिन इस टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इनके लिए डू और डज है वो निर्धारित किए हुए, वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको डू और डज याद रखना, दो चीज याद रखनी, V1 साथ में V1 में एस या ईएस और डू और डज, बस ये इतना ही टेंस है, इसके अलावा कुछ भी टेंस नहीं। और जब भी V1 किसी सेंटेंस में लिखी हुई है और उसका आप हिंदी बनाते हो तो उसका हिंदी होगा ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं, ते है, इस प्रकार से उसका अनुवाद होगा। और हिंदी का कोई भी ता है, ता हूँ, ती है, ते है आते हैं तो उसके लिए आपको अंग्रेजी बनानी है, तो उस समय आप वर्ब क्या लाएंगे, V1 या सब्जेक्ट के अनुसार V1 में एस या ईएस। अब दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V2 आती। तो दो वर्ब हैं जिसके अपने टेंस है, एक तो V1 का अपना टेंस है, कौन सा टेंस है V1 का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा V2 का अपना टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, V2 और वाक्य को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो अब एफर्मेटिव में V2 है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड, और इसका अनुवाद क्या होगा, गया, आया, लिया, दिया या ली और दी, इस प्रकार से उसका हिंदी अनुवाद होगा। तो जहां पर भी हो, जैसे मैं आया तो आई केम, वह गया, ही वेंट, इस प्रकार से वो सेंटेंस बने। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आपको शैल या विल साथ में V1 लाना, यानी जो V1 है उसके पहले अगर आप शैल या विल लगा देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, और उसका अनुवाद है वो गा, गी और गे होगा। जैसे मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं हंसूंगा, इस तरीके से। लेकिन मॉडर्न जो स्पोकन है उसके अंदर शेल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लिखित में होता है। तो आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल, और से सभी के साथ में विल आता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आई शैल रीड, मैं खेलूंगा आई शैल प्ले, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। वह जाएगा, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी आपको अंग्रेजी इस तरीके से बनानी। तो याद हो गया, प्रेजेंट में V1 या V1 में एस या ईएस, डू और डज, V2 डिड, शैल या विल, और V1 के साथ में शैल या विल के साथ में V1। अब इनमें नेगेटिव बनाना है तो शैल या विल के बाद में नॉट लग जाएगा, तो इसलिए इनके लिए एक्स्ट्रा आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं। केवल दो टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते एफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो उनको नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज और डिड है वो निर्धारित किए हुए, आपको याद रखें। से सभी में जो 10 टेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है। फिर कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस कोई भी हो उसमें हमेशा V4 आएगी, कंटिन्यूस कोई भी हो उसमें V4 आएगी। जब भी आपका कोई काम जारी है, चल रहा है, उसको बताना है तो आप हमेशा V4 का प्रयोग करोगे, जिसका अनुवाद होगा रहा, रही, रहे, इस प्रकार से होगा। अब वो काम प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जारी है, तो उसके पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगे उसके पहले, इज आर एम। अगर प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, इस प्रकार से। तो आई के साथ में एम आएगा, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में इज आएगा, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में आर आएगा। और अनुवाद क्या होगा, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं और रहे, इस प्रकार से। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, इस प्रकार। फिर नेगेटिव की बात करेंगे तो इज आर एम के बाद में
नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग? इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बन जाएगा। कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग? इस प्रकार से। पास्ट की बात होगी तो पास्ट में आपको वॉज या वर लाना है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर और किसी के नाम के साथ में वॉज आएगा। यू, वी, दे प्लुरल के साथ में वर आएगा। और अनुवाद होगा रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। इस प्रकार से। फिर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो फ्यूचर के प्रत्येक भाग में शैल या विल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस सभी में शैल या विल आएगा। और साथ में उस टेंस में तो कंटिन्यूस में शैल या विल के साथ में क्या आएगा? बी। शैल या विल के साथ में बी याद रखना। जैसे वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेंगे। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है वी फॉर, और वी फॉर का मतलब है कंटिन्यूस। यानी वर्ब की चौथी फॉर्म है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, उसका अपना कोई टेंस नहीं होता है और वो काम को जारी होना बताती है। अब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है उससे उसका पता चलेगा कि उसका नाम क्या होगा। इजारे में तो इजारे में प्रेजेंट में आते हैं, इसलिए नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी फॉर मतलब कंटिन्यूस और इजारे मतलब प्रेजेंट। वॉज मतलब पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस। और शैल या विल बी मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण। कोई भी काम पूरा हो गया है तो उस समय आप V3 का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट सभी टेंसों में V3 आएगी। परफेक्ट का मतलब V3 और V3 का मतलब परफेक्ट। अब प्रेजेंट में उसके पहले है जब आएगा। ही, सी, इट सिंगुलर और किसी का नाम है तो उसके पहले है जाएगा। आई, वी, यू, दे और प्लुरल के साथ में है आएगा। और यहाँ पर सभी के साथ में हेड आएगा। और यहाँ पर शैल या विल और साथ में है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हैज नहीं आएगा, कभी है आएगा। अनुवाद क्या होगा? सूखा है, सूखी है, सूखे हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है। इस प्रकार से। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है तो ही हैज ईटन फूड। और वो खाना खा चुका था तो ही हैड ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था तो आई हैड ईटन फूड। इस प्रकार से बने। उसने खाना खा लिया होगा या वो खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन फूड, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उस समय आपको शैल या विल लाना है। तो वह खाना खा चुका होगा तो क्या होगा? ही विल हैव ईटन फूड। इस प्रकार से आपको बना। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उन सभी में आपको बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म लाने हमेशा। बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो बीन के पहले हैज आ जाएगा। अब कंटिन्यूस के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म आ गई और परफेक्ट के लिए बीन आ गया। बीन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके पहले हैज और हैव आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में हैड आएगा और फ्यूचर में शैल या विल के साथ में हैव। यानी जो परफेक्ट में आ रहा था वही से। और इनमें आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा और साथ में टाइम भी होगा। जब भी कोई भी काम के चलने का समय साथ में दिया हुआ है, समय के साथ से है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह कल से पढ़ रहा है, वो 5 वर्ष से पढ़ रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं समय के साथ में आ रहे हैं, समय के साथ से लिखा हुआ है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे वह 2 वर्ष से पढ़ रहा था, वह 5 वर्ष से खेल रहा था, तो समय के साथ से रहा था, रही थी, इस प्रकार से आते हैं। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है। कंटिन्यूस में काम जारी होता है और टाइम नहीं दिया होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में शुरू होने का समय वो दिया होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, थी, ऐसे आते हैं और हेल्पिंग वर्ब डू या डज आते हैं। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव का सूत्र हो गया। नेगेटिव का होगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज और साथ में नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, बाकी नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू और डज, उसके बाद में नॉट लगा दिया, बाकी नेगेटिव बन गया, बाद में V1 फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव में WS वर्ड से बन रहा है तो शुरुआत में WS वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है। तो डब्ल्यू एस वर्ड से है तो डब्ल्यू एस वर्ड, साथ में डज, डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो रहा है, रही है, ऐसे आते हैं हिंदी में क्वेश्चन। और हेल्पिंग वर्ब आता है इज, आर, एम। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की आवाज में इज, आर, एम। तो इसका सूत्र मैंने बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सी आ रही है, इज, आर, एम है। तो जो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसका प्रयोग करना है, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। और मेन वर्ब भी उस टेंस में कौन सी आ रही है वो आपको प्रयुक्त करनी, उससे वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में कौन सा है वही आएगा। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर, एम आ रहा है तो सबसे पहले इज, आर, एम, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की चौथी फॉर्म, V1 में ING जोड़ने से वर्ब की चौथी फॉर्म। तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि मेन वर्ब होती है, तो मेन वर्ब उस टेंस में कौन सी आ रही है वही यूज करना। तो कंटिन्यूस में कौन सी आती है, चौथी फॉर्म, तो यहाँ पर चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है। तो WS वर्ड से है तो WS वर्ड आएगा सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब से है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। WS वर्ड से है तो WS वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ING, और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से तो ये सभी आप सूत्र है वो अच्छी तरीके से देख ले और समझ ले, बस कुछ भी नहीं है, सूत्र वो मैंने समझाए वही है। जैसे एफर्मेटिव है तो उसमें आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लाना है, और फिर मेन वर्ब जो उस टेंस में आ रही है वो लानी है, और फिर ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव किसी भी टेंस का वाक्य है तो उसमें वो इसी तरीके से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब वो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है वही, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही थी तो यहाँ पर आप इज, आर, एम भी लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखो एक ही बात। फिर यहाँ पर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब उस टेंस में कौन सी आ रही है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस में कौन सी आ रही है V4, तो यहाँ पर आप V4 लिख सकते हैं, यहाँ पर इज, आर, एम लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोनों एफर्मेटिव का सूत्र है वो इस तरीके से। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सी आ रही थी, इज, आर, एम, तो यहाँ पर आप इज, आर, एम लिख दो, और साथ में नॉट। और यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी आ रही थी कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर V4 लिख दो। उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उस टेंस में कौन सा मेन वर्ब आ रहा है वो आपको लिखना है। इंट्रोगेटिव में WS वर्ड से बन रहा है तो WS वर्ड आ गया सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में कौन सा आ रहा है वही सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर आप इज, आर, एम लिख दोगे, और फिर सब्जेक्ट, और यहाँ मेन वर्ब कौन सी आएगी V4, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से है तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो सबसे पहले WS वर्ड से है तो WS वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगना है, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आ रहा है, इज, आर, एम लगना है, फिर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और मेन वर्ब कौन सी V4। तो कुछ भी नहीं है, एक टेंस का आपने समझ लिया वो जो पहले मैंने बताया था, तो ये सारी समझ में आ जाएगी। ऐसे आप सूत्र बनाना, कुछ भी नहीं। तो इस सारणी को आप, तो यहाँ पर आप देख लें, ये टेंस प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर आप उसको रिवाइज कर लें। प्रेजेंट टेंस के ये 4 भाग हुए, तो इसमें आएगा V1 के साथ में SIS, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज, आर, एम प्लस V4, बस इतना ही टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, है प्लस V3, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज, है, बीन प्लस V4, और सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज या वर, साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, सिंस या फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल या विल, साथ में V1, ये हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शैल या विल के साथ में बी, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल या विल साथ में है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल या विल साथ में है, बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आप इसको रिवाइज कर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई प्रश्न सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।